हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQIAS हिंदी। मैं नीर भरी दुख की बदली स्पंदन में चिर निस्पंद बसा। ये कुछ पंक्तियां ऐसी हैं जिनको मुझे लगता है हिंदी साहित्य का अगर कोई स्टूडेंट हो या न हो, उसने हिंदी साहित्य की प्रामाणिक जो साहित्यिक भाषा है उसको पढ़ते हुए इन पंक्तियों को जरूर सुना होगा। दोस्तों, वैसे मेरे पीछे महादेवी वर्मा जी का आप नाम देख सकते हैं, फोटो देख सकते हैं और आपको क्लियर भी हो गया होगा कि जो हिंदी पखवाड़ा की हमारी सीरीज है जिसमें हम प्रमुख साहित्यकारों को अपने तरफ से श्रद्धांजलि दे रहे हैं, उनमें आज हम महादेवी वर्मा जी की बात करेंगे। दोस्तों, हम बात करेंगे एक ऐसी महिला की कि बहुत यंग एज में, मतलब यंग क्या कह रहे हैं, बाल अवस्था में उनकी शादी हो गई। पिताजी ने देवी के नाम पे उनका नाम महादेवी रखा था, लेकिन फिर भी शादी जल्दी हो गई। जो हस्बैंड थे वो उतने इंटरेस्टेड, मतलब शादी और संबंध को लेकर उतने वो इंटरेस्टेड नहीं रहे। वो इलाहाबाद में रही, क्रॉसथवेट में पढ़ी, इलाहाबाद विश्वविद्यालय में पढ़ी, जो मेरा खुद का विश्वविद्यालय भी रहा। और स्कूल में पढ़ते पढ़ते अपनी एक सीनियर द्वारा उन्हें पहचाना गया, और वो सीनियर भी कौन थी? बुंदेले हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। सुभद्रा कुमारी चौहान वो सीनियर थी जिन्होंने इन्हें पहचाना, और स्कूल में और साहित्यिक पटल पे महादेवी वर्मा के नाम की नई उपस्थिति को सामने लाया। और मुझे लगता है कि कुछ चीजें होनी होती, जिसे कहते हैं ना कि भाग्य में लिखा होता है। शायद ऐसा था कि जिंदगी बहुत सारी करवटों को लेते हुए आगे बढ़ रही थी, लेकिन आपको एक ऐसा सीनियर मिला जो खुद में स्थापित और बहुत ही शानदार कवि थी, मतलब सुभद्रा जी की मैं बात कर रहा हूं। उन्होंने आपको पहचाना, और आप चूंकि बहुत अच्छी साहित्यकार थी और शायद आप उतना नहीं सामने आ पा रही थी, आपको सामने लाया गया। और बाद में पता क्या चलता है कि अपनी सीनियर से भी ज्यादा यश कमाने वाली आप कवित्री निकली। और वो छायावाद जिसकी हम बात करते हैं, जिसने हिंदी साहित्य और खासकर जो काव्य साहित्य है उसमें आमूल चूल बदलाव लाया, उसकी प्रखर स्तंभ बनी। तो आज हम बात करेंगे महादेवी वर्मा जी की। बात करेंगे कि कैसे ज्ञानपीठ की प्रथम सदस्य बनी और फिर ज्ञानपीठ पुरस्कार भी मिला, और कितने सारे पुरस्कार मिले। मुझे लगता है हिंदी साहित्य क्षेत्र में ऐसा कोई पुरस्कार नहीं है जो महादेवी वर्मा जी को ना मिला हो। और फिर इलाहाबाद में जब उन्होंने अंतिम सांस ली, वहां तक की एक कहानी देखेंगे, उनकी कुछ रचनाओं की बात करेंगे, कुछ कविताएं भी पढ़ेंगे। तो आज हम बात करेंगे महादेवी वर्मा जी की। ठीक है, आज हम बात करेंगे महादेवी वर्मा जी की। मैं नीर भरी दुख की बदली स्पंदन में चिर निस्पंद बसा, क्रंदन में आहत विश्व हंसा, नयनों में दीपक से जलते, पलकों में निर्झण दी मछली, मेरा पग पग संगीत भरा, श्वासों में स्वप्न पराग अचारा, नभके नवरंग बुनते, दुकूल छाया में मले बयार पली। और ये मतलब सिर्फ इसलिए नहीं कि हम साहित्य पढ़ते समय, हिंदी साहित्य पढ़ते समय इन्हें पढ़ते हैं, या गिल्लू इनकी कहानी बहुत पहले हमने स्कूल लाइफ में पढ़ी थी। देखिए, कुछ चीज़ें ऐसी होती है कि जैसे हर तरीके के राग और हर तरीके के जो रस होते हैं वो ज़िंदगी के लिए ज़रूरी होते हैं, हर तरीके के भाव ज़रूरी होते हैं। उन भावों में जब मैं विभाव की बात करता हूँ, आलंबन की बात करता हूँ, उद्दीपन की बात करता हूँ, सब ज़रूरी होते हैं। ऐसे में महादेवी वर्मा जैसी कवित्री भी ज़रूरी है, साहित्यकार भी ज़रूरी है, कहानीकार भी ज़रूरी है, जो ज़िंदगी के एक अलग परिप्रेक्ष्य से भी आपको रूबरू कराते हैं। वो भी तब जब आप पे बड़े लोग जैसे रामचंद्र शुक्ला जी जैसे लोग आक्षेप भी लगाते हैं कि कई जगह दिखावा हो रहा है दुख का, लेकिन फिर भी आप लिखती हैं और उस कलम को इतनी मजबूत करती हैं कि आज इतने वर्षों बाद भी स्टडी IQ के प्लेटफॉर्म पे हिंदी साहित्य और हिंदी पखवाड़े की इस सीरीज में हम सब आपको पढ़ रहे हैं और नमन कर रहे हैं। तो महादेवी वर्मा जी की बात अगर आगे की जाए तो 26 मार्च 1907 को फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश में उनका जन्म हुआ। लगभग 200 वर्षों बाद पहली बार पुत्री का आगमन हुआ था, इसलिए जो इनके दादाजी थे बांके बिहारी जी, इन्होंने देवी महादेवी का अवतार बता के इनका नाम महादेवी वर्मा रखा। इनके पिता श्री गोविंद प्रसाद वर्मा जी थे, वे भागलपुर के कॉलेज में प्राध्यापक थे। माता जो थी हेमरानी देवी, धर्मपरायण, कर्मनिष्ठ, भावुक एवं शाकाहारी महिला थी। शाकाहारी मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि कई जगह इसका मेंशन खुद महादेवी वर्मा जी ने किया है, तो कुछ शब्द ऐसे भी हम लिख लेते हैं, प्रयोग कर लेते हैं जो खुद लेखक के बड़े करीब रहते हैं। हेमरानी देवी जी अपने विवाह के समय अपने साथ सिंहासन में बैठे हुए भगवान की मूर्ति भी लाई थी।
इनकी पूजा में उनकी प्रतिदिन बीतते थे। और बड़ी ही जैसे कहते हैं धर्मपरायण जो बात है ना, इसको कई बार मेंशन, मैं महादेवी वर्मा जी के कई आलेखों को पढ़ रहा था और उन आलेखों में मैंने एक चीज को नोटिस किया कि कहीं ना कहीं महादेवी वर्मा जी बचपन का वो जो उनका समय था ना, जो बहुत लंबा अपने पेरेंट्स के साथ नहीं रह पाया, चूंकि शादी भी हो गई थी, उसको बहुत गहरे ऑब्जर्वेशंस के साथ उन्होंने लिखा हुआ है। और आपको मैं बिल्कुल राय दूंगा कि आप महादेवी वर्मा जी से जुड़े साहित्यों को पढ़िए। कुछ की मैं भी जब मैं बताऊंगा तो मैं आपको ऑप्शन भी दूंगा कि अगर आपके पास समय हो तो आप जरूर पढ़िएगा, ठीक है। तो महादेवी वर्मा जी की प्रारंभिक शिक्षा इंदौर में मिशन स्कूल से हुई। इसके बाद उन्होंने इलाहाबाद क्रॉसवेट गर्ल्स कॉलेज, अगर आप कीडगंज के एरिया में रहते हैं तो आपको पता होगा कि वो जो एरिया है वहाँ पे क्रॉसवेट गर्ल्स कॉलेज है, बड़ा फेमस कॉलेज है वहाँ का, ठीक है। तो दाखिला लिया। क्रॉसवेट के छात्रावास में रहकर उन्होंने एकता की ताकत सीखी। यहाँ वे सबसे छुपा कर कविता लिखने लगी। उनकी रूममेट और सीनियर सुभद्रा कुमारी चौहान, अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था, ने उनकी छुपी कविताओं को खोज निकाला और तब जाकर उनकी जो छिपी साहित्यिक प्रतिभा का खुलासा हुआ। सुभद्रा खड़ी बोली में लिखती थी। जल्द ही महादेवी वर्मा भी खड़ी बोली में उन्होंने लिखना शुरू कर दिया और महादेवी वर्मा ने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में संस्कृत की उच्च शिक्षा हासिल की। देखिए, क्रॉसवेट गर्ल्स इंटर कॉलेज, मेरी बहुत सी सीनियर्स रही, चूंकि मैं स्विमिंग का प्लेयर भी रहा, तो मेरे बहुत से स्विमिंग की सीनियर्स जो थी वो क्रॉसवेट में पढ़ती थी। तो और अभी जहां मेरा घर है उस रास्ते में कई बार जाते समय क्रॉसवेट के रास्ते से होते हुए जाता हूं। और इलाहाबाद विश्वविद्यालय तो खैर मेरा मतलब मैंने ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन वहीं की और कितनी सारी यादें जुड़ी हुई हैं। तो जब मैं महादेवी वर्मा जी को पढ़ा रहा हूं और इन संस्थाओं का नाम ले रहा हूं तो निश्चित तौर पर जैसे कहते हैं कि रोंगटे खड़े हो जाते हैं, क्योंकि ये वो संस्थाएं हैं जहां पे आपने भी पढ़ा है या जहां आपने समय बिताया। जैसे क्रॉसवेट की एक बात बता देता हूं कि हम लोग के कई इंटर कॉलेज कॉम्पिटिशन्स हुआ करते थे, तो उस कॉम्पिटिशन्स में यहाँ के भी फ्रेंड्स आया करते थे, यहाँ के सीनियर्स आया करते थे। और वो एक जिसे कहते हैं जैसा लगता है कि अपने घर के बगल की बात है। जब आज पूरे भारत को संबोधित करते हुए मैं महादेवी वर्मा जी की बात कर रहा हूँ, ऐसे में किसी ऐसे संस्थान की बात सामने आ जाना जो हमारे मेमोरी का, हमारे यादों का हिस्सा रहा है, तो वो खुद भी वो उद्वेलित कर देता है, ठीक है। पहले के ज़माने में लिखा ना कि बचपन में ही लड़का और लड़की की शादी करने की प्रथा थी, बाल विवाह की बात हो रही है। तो जब महादेवी वर्मा जी मात्र 9 साल की थी तो उनकी शादी उनके घर वालों ने स्वरूप नारायण वर्मा जी के साथ कर दी। उस समय स्वरूप जी भी मैट्रिक की परीक्षा दे रहे थे। मैट्रिक परीक्षा पास होने के बाद स्वरूप वर्मा ने आगे की पढ़ाई करने के लिए लखनऊ मेडिकल कॉलेज में दाखिला लिया। वहाँ उन्होंने बोर्डिंग हाउस में रहकर अपनी पढ़ाई पूरी की। उसी समय महादेवी वर्मा भी अपनी अधूरी शिक्षा को पूरा करने के लिए, जो मैंने बताया कि क्रॉसवेट गर्ल्स इंटर कॉलेज इलाहाबाद का है, वहाँ पे आके वो पढ़ाई कर रही थी। तो जिस समय उनके हस्बैंड वहाँ पे बोर्डिंग में रह के अपनी मेडिकल की परीक्षा पढ़ाई कर रहे थे, उस समय क्रॉसवेट में महादेवी वर्मा अपनी जो स्कूलिंग कर रही थी, स्कूल की पढ़ाई कर रही थी, ठीक है। महादेवी वर्मा और स्वरूप नारायण जो वर्मा जी थे, इन दोनों का वैवाहिक जीवन कुछ खास नहीं था। स्वरूप नारायण भले ही अच्छे इंसान थे, लेकिन महादेवी वर्मा को संसार में ज्यादा रुचि नहीं थी। देखिए, एक वो होता है ना कि माता भी बहुत धर्मपरायण थी। उन्होंने अपने जो आराध्य, जिनको वो अपने शादी के साथ लेके आई थी, वो उनके साथ ही हमेशा रही, मतलब उनकी ही आराधना में हमेशा रही। तो वैसे ही कुछ महादेवी वर्मा जी भी हो गई थी। और जिसे कहते हैं ना कि एक होता है लौकिक, एक होता है पारलौकिक। जब आप पारलौकिक चीजों से ज्यादा जुड़ जाते हैं तो कहीं ना कहीं जो लौकिक यानी जो दुनियावी चीजें हैं या जो शरीरी चीजें हैं, आप उनसे बहुत अलग हो जाते हैं। वही चीज यहां पे भी देखने को मिलता है, ठीक है। तो उनका लगाव सन्यासी रहने की ओर ज्यादा था। उनके बीच पत्र व्यवहार होता था, मतलब स्वरूप जी और महादेवी जी के बीच में, और कभी कभी स्वरूप जी उन्हें मिलने भी आते थे। 1966 में जब उनके पति स्वरूप नारायण जी का निधन हो गया, ठीक है, इसके बाद महादेवी वर्मा इलाहाबाद में ही रहने लगी। इसके बाद महादेवी वर्मा कहाँ, इलाहाबाद में रहने लगी और अशोकनगर में रहती थी। और बहुत सारी कहानियां महादेवी वर्मा जी से भी जुड़ी हुई हैं जो आप वहां पे पढ़ सकते हैं। महादेवी वर्मा जी और सुभद्रा कुमारी साप्ताहिक पत्रिकाओं में प्रकाशित करने के लिए अपनी कविताएं भेजती रहती थी। उनकी कुछ कविताएं प्रकाशित भी हो गई थी। दोनों नई कवियत्रियों ने कविता संगोष्ठियों में भी भाग लिया। वहां उनकी मुलाकात बड़े बड़े हिंदी कवियों से हुई और लोगों के सामने उन्होंने अपनी कविताएं सुनाई भी, ठीक है। अगर महादेवी वर्मा जी की कुछ प्रमुख रचनाओं की बात कर ली जाए तो आप देख लीजिए, निहार, रश्मि, नीरजा, सांदकीत, अतीत के चलचित्र, दीप शिखा, स्मृति की रेखाएं, पथ के साथी, अग्नि रेखा। इसके अलावा पथ के साथी, मेरा परिवार, स्मृति की राहें और अतीत के चलचित्रों की सीरीज महादेवी वर्मा की प्रमुख रचनाएं हैं। भारत में नारीवाद का उन्हें अग्रदूत माना जाता है। मैं इसलिए ऊपर इसलिए कर दिया क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि शब्द छिप जाते हैं, शायद यहाँ पीछे तो नहीं पढ़ पा रहा था। खैर, जो बात है कि नारीवाद का अग्रदूत तो माना ही जाता है, लेकिन मैं एक बार फिर से बोलूंगा कि कविता कोश में या हिंदवी में या बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स ऐसे हैं जहाँ पे आप महादेवी वर्मा जी की कहानियों को और महादेवी वर्मा जी के जो स्मरण उन्होंने लिखे हैं वे या उनकी कविताओं को पढ़िएगा और स्टडी IQ
IAS, जहां पे मैं ये इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूं, वहां पे इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइएगा कि आप की सबसे पसंदीदा कविता या पसंदीदा कहानी या पसंदीदा संस्मरण कौन सा है जो महादेवी वर्मा जी ने लिखा हुआ है। एक बात और, बहुत से स्टूडेंट टेलीग्राम के बारे में पूछते हैं, तो इस वीडियो के पिन कमेंट में मैं इस जो डिस्क्रिप्शन होता है, मैं कोशिश करूंगा कि वहां पे टेलीग्राम लिंक का लिख दे दूं, और बाकी तो आगे मैंने स्कैन कोड लगा रखा है, तो स्कैन कोड की भी आप उससे जुड़ सकते हैं। ठीक है। साहित्य जगत में अगर बात की जाए तो साहित्य जगत में महादेवी वर्मा का उदय एक सशक्त क्रांति के समान था। महादेवी वर्मा की प्रमुख रचनाओं में कोमलता को प्रस्तुत किया, जो एक समय बहुत महत्वपूर्ण पहल थी। देखिए, छायावाद में ना अगर सिर्फ कोमल कांत लेखनी की बात की जाए तो दो लोग उभर के आते हैं। एक है जो है महादेवी वर्मा जी, और दूसरे हैं जो प्रकृति के सुकुमार कवि सुमित्रानंद पंत जी हैं। तो इन दोनों में थोड़ी सी आपको सुकुमारता दिखेगी, जो मैंने बताया कोमलता दिखेगी। महादेवी वर्मा ने भारतीय दर्शन को आत्मसात करने वाले गीतों का समृद्ध भंडार हमें सौंपा। उनकी रचनाओं के माध्यम से उन्होंने भाषा, साहित्य और दर्शन के क्षेत्रों में ऐसा महत्वपूर्ण योगदान दिया जिसने आने वाली पीढ़ियों को बहुत गहराई से प्रभावित किया। उन्होंने खड़ी बोली हिंदी की कविताओं में उस कोमल शब्दावली की, अभी थोड़ी पहले मैं बात कर रहा था, उस कोमल शब्दावली का विकास किया जो अभी तक केवल ब्रज भाषा में ही संभव मानी जाती थी। इसके लिए उन्होंने अपने समय के अनुकूल संस्कृत और बांग्ला के कोमल शब्दों को चुना, हिंदी का जामा पहनाया उसे। संगीत की जानकार होने के कारण उनके गीतों में नाद सौंदर्य, पैनी उक्तियों की व्यंजना शैली अत्यंत दुर्लभ है, और उन्होंने अध्यापन से अपने कार्य जीवन की शुरुआत की और अंतिम समय तक वे प्रयाग महिला विद्यापीठ की प्रधानाचार्य बनी रही। तो ये प्रयाग महिला विद्यापीठ भी इलाहाबाद का एक अशेष अंश है, और जब भी हम इलाहाबाद जाते हैं, घूमते हैं और इन संस्थानों के आसपास से गुजरते हैं, तो लगता है कि ये वही संस्थान है, ये वही कॉलेजेस हैं जहाँ पे बड़े बड़े साहित्यकार पढ़ाया करते थे। तो अपने आप में ये बड़ा ही गौरव का क्षण रहता है। ठीक है। प्रतिभावान कवित्री और गद्य लेखिका महादेवी वर्मा साहित्य और संगीत में निपुण होने के साथ साथ कुशल चित्रकार, सृजनात्मक अनुवादक भी थी। उन्हें हिंदी साहित्य के सभी महत्वपूर्ण पुरस्कार प्राप्त करने का गौरव प्राप्त है। भारत के साहित्य आकाश में महादेवी वर्मा का नाम ध्रुव तारे की भांति प्रकाशमान है। वे पशु पक्षी प्रेमी थी, गाय उनको बहुत प्रिय थी, और अगर और बात की जाए तो आधुनिक गीत काव्य में महादेवी जी का स्थान सर्वोपरि है। उनकी कविता में प्रेम की पीर और भावों की तीव्रता वर्तमान होने के कारण भाव, भाषा और संगीत की जैसी त्रिवेणी उनके गीतों में प्रवाहित होती थी, वैसी अत्यंत दुर्लभ है। महादेवी जी के गीतों की वेदना, प्रणयानुभूति, करुणा, रहस्यवाद काव्यानुरागियों को आकर्षित करते हैं, पर इन रचनाओं की विरोधी आलोचनाएं भी करते हैं। मैंने बताया था आचार्य शुक्ल जी और द्विवेदी जी के एक दो कॉन्टेम्प्ररी, मतलब एक दूसरे के अगेंस्ट कथन है। और हिंदी साहित्य की अगर बात की जाए तो रामचंद्र शुक्ला जी जहां पे भी किसी चीज को क्रिटिसाइज करेंगे, वहां पे सामने आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जरूर उत्पन्न हो जाएंगे उसका आंसर देने के लिए, क्योंकि एक दो ध्रुव चला करते थे, एक गुट था और शुक्ल गुट, एक था द्विवेदी गुट। और कई जगह मैं पता नहीं क्यों ऐसा लगता है कि मैं द्विवेदी गुट के ज्यादा नजदीक खुद को पाता हूं, गुट कह लीजिए, उनकी भावनाओं को कह लीजिए, क्योंकि द्विवेदी जी ने हमेशा से ना संपूर्णता से हर चीज को देखा। शायद कभी कभी लगा कि शुक्ल जी चूंकि बहुत ज्ञानी थे, बहुत योग्य व्यक्ति थे, वो कुछ बायसेस में या पूर्वाग्रहों से कई बार ऐसा लगता है, मुझे लगता है कि ग्रसित रहते थे। हालांकि ये मेरी अपनी निजी राय है, इस पे आपके अलग मत हो सकते हैं, लेकिन इन मतों को या इन मतों तक पहुंचने के लिए मुझे लगता है आपको पढ़ना चाहिए और खूब पढ़िए साहित्य को। ठीक है। तो करती हैं आलोचकों का एक वर्ग वह है जो यह मानकर चलते हैं कि महादेवी का काव्य नितांत वैयक्तिक है, उनकी पीड़ा, वेदना, करुणा कृत्रिम और बनावटी है। शुक्ल जी कहते भी हैं कि उनकी वेदना और अनुभूतियों की सच्चाई पर प्रश्न चिन्ह उन्होंने लगाया। दूसरी ओर अगर देखा जाए तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जैसे लोग जिन्होंने उनके काव्य को समष्टि क्या कहते हैं परक माना, कि सबको लेके चलने वाला, जो आपने देखा ना कि व्यष्टि का अपोजिट समष्टि होता है, उसको उसका ध्येय बताया, उसका मुख्य केंद्र बताया। और ये एक बात वो भी है कि जब आप बात की जाए अगर साहित्य की और भावों की बात की जाए, और भावों में आप उन भावों को लेके चलते हैं जो बड़े कॉमन होते हैं ना, तो लोग बहुत आक्षेप भी लगाते हैं कि भाई हम तो इस भाव से नहीं गुजरे, तुम कैसे गुजरे हो। इसलिए महादेवी वर्मा बहुत विशेष हो जाती हैं, क्योंकि चाहे वो गीतों की बात हो या प्रगीतों की बात हो, महादेवी वर्मा, जब मैंने ऊपर लिखा, यहाँ पे लिखा हुआ है कि आधुनिक गीत काव्य में उनका स्थान सर्वोपरि है, तो मैं एक बात बहुत स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि आधुनिक गीत काव्य में जो शुरुआती परिपाटी आई वो महादेवी वर्मा जी से आई। उसके पहले तो कोई बहुत महिला आपको क्या कहते हैं प्रमुख महिला कवित्री दिखेंगे नहीं, और अगर दिखेंगी तो बहुत, मतलब जिसे कहते हैं कि बड़े स्तर पे वो सामने नहीं आ पाई। और
जो कविता कहने का विशेष तरीका महादेवी वर्मा जी का था वो आपको अमूमन हिंदी साहित्य में कम दिखेगा और इसलिए हम उनको याद भी करते हैं। ठीक है, बात की जाए तो उन्होंने हिंदी कविता को ब्रज भाषा की कोमलता दी, छंदों को नए दौर के गीतों का भंडार दिया और भारतीय दर्शन को वेदना की हार्दिक स्वीकृति दी। इस प्रकार उन्होंने भाषा, साहित्य, दर्शन तीनों क्षेत्रों में ऐसा महत्वपूर्ण काम किया जिससे आने वाली एक पूरी पीढ़ी को प्रभावित किया। शची रानी गुर्टू ने भी उनकी कविता को सुसज्जित भाषा का अनुपम उदाहरण माना है। उन्होंने अपने गीतों की रचना शैली, मतलब महादेवी जी ने, और भाषा में अनोखी लय और सरलता भरी हुई है, साथ ही प्रतीकों और बिंबों का ऐसा सुंदर स्वाभाविक प्रयोग किया है जो एक पाठक के मन का, जो जैसे कहते हैं ना, सकल चित्र वो खींच सकता है। तो ये खास बात है जब हम महादेवी वर्मा जी की बात करते हैं। तो थोड़े से एक चीजों को बात कर लें। कविता में कोमलता हो, महिला सशक्तिकरण हो, सामाजिक सुरक्षा हो, साहित्यिक पुरस्कार हो, ये जिंदगी के उनके हाईलाइट थे। और ये पीडीएफ आपको एट विकास ऑफिशियल, जो मेरा एट ऑफिशियल विकास जो मेरा टेलीग्राम चैनल है, उस पर आपको मिल जाएगा। स्कैन कोड भी आ गया है और अभी है, मतलब अभी खत्म नहीं कर रहा हूँ, पर जो बता रहा हूँ कि ये आप इस पीडीएफ को वहां से जरूर डाउनलोड कर लें, ताकि आपको साहित्यकारों के बारे में वो चीजें पता चल सके और आप जान सके, समझ सके कि हिंदी साहित्य कितना समृद्ध है और उसके साहित्यकारों ने किस प्रकार अपना योगदान दिया है। ठीक है, आधुनिक समाज के लिए भी महादेवी वर्मा की प्रमुख रचनाएं एक विशेष महत्व रखती हैं। महादेवी वर्मा का नारी चिंतन समाज केंद्रित है। वे नारी जीवन की समस्याओं के लिए केवल पुरुषों को ही दोष नहीं देती, बल्कि महिलाओं को भी समान रूप से उत्तरदायी ठहराती हैं अपनी बात में। ठीक है, महादेवी वर्मा जी कहती हैं अपनी बात में, एक मिनट, महादेवी वर्मा जी कहती हैं कि समस्या का समाधान समस्या के ज्ञान पर निर्भर है और यह ज्ञान ज्ञाता की अपेक्षा रखता है। अतः अधिकार के इच्छुक व्यक्ति को अधिकारी भी होना चाहिए, खुद से आगे आके कमांड करनी चाहिए। सामान्यतः भारतीय नारी में इसी विशेषता का अभाव है, यानी कि आप अधिकार तो चाहते हैं पर अधिकारी नहीं बनना चाहते हैं, आप खुद बैक सीट पे आ जाते हैं, आप ड्राइविंग सीट पे नहीं आ पाते। ये बात इन्होंने कही। वह साहित्य अकादमी की सदस्यता प्राप्त करने वाली पहली लेखिका थी। हिंदी साहित्य में अद्वितीय योगदान के लिए वर्ष 1988 में मरणोपरांत भारत सरकार ने उन्हें देश के दूसरे सबसे बड़े सम्मान पद्म विभूषण की उपाधि से भी अलंकृत किया। और लास्ट में कि वह यामा की भारतीय ज्ञानपीठ द्वारा भी सम्मानित हुई। 1979 में साहित्य अकादमी, मैंने बताया, फेलोशिप भी उनको नवाजा गया। साहित्य अकादमी की फेलो बनने वाली वो पहली महिला थी। हिंदी साहित्य सम्मेलन की ओर से उन्हें शेखसरिया पुरस्कार तथा मंगला प्रसाद पारितोषिक मिला। भारत भारती भी उनको मिल चुका है। महादेवी जी का 11 सितंबर 1987 को में ये लोग छोड़ के चली गई। उनकी कविताएं व जीवन के जो आदर्श हैं वो आज भी हमें प्रेरणा दे रहे हैं। और जब मैं उनको याद करते हुए हम अशोकनगर की बात करते हैं, जहां पे वे इस दुनिया को छोड़ के चले गए, वर्ष 1887 का था, एक चीज मैं बहुत स्पष्ट रूप से कह देना चाहता हूं कि महादेवी वर्मा जी कुछ उन विशेष साहित्यकारों में से थी जिन्होंने ना समाज को लेके अपनी रचनाएं नहीं की, मतलब समाज को देख के अपनी रचनाएं नहीं की, जो उनके मन में था वो सोच के की। इस बात की चिंता कभी नहीं की कि मैं लक्ष्यदार चीजें लिख दूं और सामने वाला प्रभावित हो जाए। नहीं, अपने जो वास्तविकता में जो मन में उनकी फीलिंग थी, जो उनके दुख थे, जो उनके दर्द थे, जो उनके भाव थे, उनको उन्होंने अपने शब्दों में पिरोया और अपने तरीके से शब्दों में पराया। और वो जो उसमें कोमलता डाली वो आज भी हम सब याद करते हैं। और आज भी जब हम छायावाद की बात करते हैं और छायावाद में कोमलता की बात करते हैं, छायावाद में महिलाओं के सुर की बात करते हैं, तो महादेवी वर्मा जी का नाम खुद ही स्पष्ट सामने आ जाता है। ठीक है, तो एक उनकी कविता पढ़ लेते हैं थोड़ी सी। यह मंदिर का दीप, इनकी जो कविता है, यह मंदिर का दीप इसे नीरव जलने दो, रजत शंख घड़ियाल स्वर्ण वंशी वीणा, स्वर गए आरती वेला को शचत लय से भर, जब था कल कंठों का मेला, वह से उपल तिमिर का था खेला, अब मंदिर में ईस्ट अकेला, इसे अजर का शून्य गलाने को गलने दो। ये प्रगीत होते हैं जहां पे आपको तुकबंदी नहीं दिखेगी। ठीक है, अगला है जो तुम आ जाते एक बार, उनकी कविता है जो तुम आ जाते। ये पूरी नहीं है, आप इसको पूरी जरूर कविता कोश और हिंदवी से पढ़ सकते हैं। ठीक है, जो तुम आ जाते एक बार, कितनी करुणा कितने संदेश पथ में बिछ जाते, बन पराग गाता प्राणों का तार तार, अनुराग भरा उन्माद राग, आंसू लेते थे वे पथ पखार, जो तुम आ जाते एक बार, हंस उठते पल में आद नयन, धुल जाता होठों से विषाद, छा जाता जीवन में बसंत, लुट जाता चिर संचित विराग। तो महादेवी वर्मा जी की जब हम बात कर रहे हैं तो इन बातों पे हम बहुत स्पष्ट हैं और बहुत क्लियर हैं कि चीजें कैसी होनी चाहिए। ठीक है, खैर, तो 24 सितंबर को हिंदी साहित्य, जो मैं खुद क्लास देता हूं, उसका जो बैच नंबर 5 है उसमें एडमिशन क्लोज हो रहा है। ये प्रतिज्ञा प्लस बैच है, यानी कि अगर आप प्रीलिम्स क्वालिफाई कर लेते हैं तो आपकी पूरी फीस हो जाएगी वापस। पूरी फीस हो जाएगी, क्या वापस हो जाएगी। ठीक है, तो करना क्या है, ये विकास लाइव कोड है, इसका प्रयोग करके आप
हमारे हिंदी साहित्य वैकल्पिक विषय जो ऑप्शनल सब्जेक्ट है, जो हिंदी इंग्लिश दोनों के छात्र ले सकते हैं, उससे आप जुड़ सकते हैं। 24 सितंबर को ये बैच क्लोज हो रहा है, 24 सितंबर को एडमिशन इस बैच में क्लोज हो जाएंगे, तो देर मत करें, अभी विजिट करें स्टडी IQ और जुड़े स्टडी IQ हिंदी साहित्य के बैच से। एक चीज और बताता चलो इसमें कि हमारा प्रतिज्ञा प्लस बैच जो है, जो प्रतिज्ञा प्लस बैच स्टडी IQ का है, ये भी आप इसमें भी एडमिशन ले सकते हैं प्रतिज्ञा प्लस बैच में। ठीक है क्या कि ये हिंदी, इंग्लिश और इंग्लिश तीनों में अवेलेबल है। और प्लस की बात जो मैंने की, क्योंकि प्लस में मैंने घेरा बताया है, क्या है कि प्रीलिम्स क्वालिफाई करने में पूरी फीस तो हो जाएगी वापस, बिल्कुल सही है, लेकिन आप हर हफ्ते ना जो हमारी टेस्ट सीरीज है, जो हमारे स्टूडेंट्स के लिए टेस्ट सीरीज होती है, उसमें अच्छी रैंक लाके, मतलब टॉप रैंक लाके आप हर हफ्ते 11,000 रुपए जीत सकते हैं। तो जो टॉप रैंकर्स हैं उनको हर हफ्ते 11,000 रुपए का पारितोषिक मिलेगा। तो सोचिए ना कि 37-38 हफ्ते तक आप 11,000 जीतेंगे, बहुत अमाउंट हो जाता है भाई। तो इसको देर मत करिए। ठीक है, करना क्या है, विकास लाइव कोड का प्रयोग करना है और 19 सितंबर से ये बैच शुरू हो रहा है। ठीक है, 19 सितंबर से ये बैच शुरू हो रहा है, तो देर मत कीजिए। ठीक है, देर मत कीजिए। और लगभग इफेक्टिवली 999 रुपए प्रति मंथ ही पड़ रहा है। तो हिंदी, इंग्लिश तीनों माध्यम में है। प्रतिज्ञा प्लस 2 मेन फीचर्स मैंने यहां पे बता दिए, विकास लाइव कोड बता दिया, इस कोड का प्रयोग करना है और आप इस बैच से जुड़ सकते हैं। बाकी ये मेरा और टेलीग्राम चैनल है, स्कैन करके आप ऐसे जुड़ सकते हैं। @ऑफिशियल विकास करके है, तो आप टेलीग्राम के ऊपर सर्च बटन में @ लगा के ऑफिशियल विकास लिखेंगे तो आपको खुद ब खुद ये चैनल वहां पे खुद ब खुद आपको ये स्कैन कोड ये चैनल दिख जाएगा, माफ कीजिएगा, और वहां पे आपको मेरा नाम दिख जाएगा, वहां पे आप जुड़ सकते हैं। और वहां पे मैं समय समय पे अपडेट भी देता रहता हूं, इस वीडियो की PDF भी आपको वहां पे मिल जाएगी। ठीक है, तो बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। बाकी आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि और किन साहित्यकारों पे आप वीडियो देखना चाहते हैं। बाकी आपका दिन शुभ हो, ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू। हिंदी में UPSC की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।